बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं। अ लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ वन काइंड ऑफ रेज और वेवलेंथ्स इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट जिसके अंदर सारी रेज एक जैसी होती हैं, उन सब की वेवलेंथ सेम होती है, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि आपने लेजर्स देखे हुए हैं ना, लेजर्स में से जो लाइट निकलती है ना, वो मोनोक्रोमेटिक होती है। वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे, एक ही कलर पे मुश्तमिल होती है। However, lights like sunlight, bulb light, etc. are composed of more than one type of rays. लेकिन सनलाइट, उसके अंदर एक से ज़्यादा तरह की वेवलेंथ्स पाई जाती हैं। ऐसी लाइट्स को हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स। जब हम किसी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म में से गुजारें, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है, ग्लास का बना होता है या किसी और मटेरियल का भी बना हो सकता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शफाफ, ट्राइएंगल शेप का होता है। When a beam of any polychromatic light is passed through a glass prism placed in spectrometer, its splits disperse into several colors in order of increasing or decreasing wavelengths. जब हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, वो प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा हुआ हो। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम स्पेक्ट्रम्स को देखते हैं। प्रिज्म उसके अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन भले वो डिवाइस ना भी हो, उसके बगैर भी अगर हमारे पास प्रिज्म है, तो उसमें से हम अपनी लाइट को जब पास करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स का मतलब ही होता है स्कैटर हो जाना, बिखर जाना। तो वो अपने कंपोनेंट्स कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, इसमें से वाइट लाइट आई और इस प्रिज्म में से गुजरने के बाद वो डिस्पर्स हो गई। और ये जो हमारे पास कलर्स का एक बैंड सामने आता है ना, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स। तो ये जो हमारे पास कलर बनते हैं ना, इनकी वेवलेंथ किसी भी फॉर्म में आ सकती है। जैसे रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वायलेट की कम होती है, तो यहाँ हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ कम होती जा रही है। अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हम स्पेक्ट्रम को इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बैंड ऑफ कलर्स, या फिर रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स, या फिर रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। वेवलेंथ वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हर कलर की भी अपनी वेवलेंथ होती है। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम की टाइप्स। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अ स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स अ कंटिन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इन दिस स्पेक्ट्रम ऑल कलर्स आर डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर एंड द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स इज नॉट मार्क्ड। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसके अंदर कलर्स का एक कंटिन्यूअस बैंड होता है, यानी कलर्स के दरमियान में कोई जगह मौजूद नहीं होती हैं और कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज्ड होते हैं। जैसे आप देखें, रेड और ऑरेंज, इन दोनों कलर्स के दरमियान कोई ख़ास लाइन मौजूद नहीं है, कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से रेड और ऑरेंज कलर दोनों सेपरेट हो रहे हैं, बल्कि कलर्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह से और भी कहीं देख लें, येलो और ग्रीन में देख लें, इनके दरमियान भी कोई ख़ास लाइन मौजूद नहीं है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स का कंटिन्यूअस बैंड मौजूद हो। When sunlight passes through prism, it deviates and splits into continuous band of 7 colors. जब हम सनलाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से, तो वो डिविएट हो जाती है। डिविएट का मतलब होता है टर्न होना, वो मुड़ जाती है। एंड स्प्लिट्स इनटू कंटिन्यूअस बैंड ऑफ 7 कलर्स। स्प्लिट यानी कि ब्रेक हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में। ये कलर्स को नाम रखने का आसान तरीका है विब ग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। रेड कलर इज लीस्ट डिविएटेड एंड हैज़ हाई वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रम। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 7000 एंगस्ट्रम, और ये डिविएट यानी कि मुड़ता सबसे कम है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख लें। और जो वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है 4000 एंगस्ट्रम, और ये डिविएट ज़्यादा होता है। देखें पिक्चर में, ये सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है। इन रेनी सीजन रेनबो इन स्काई इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो रेनबो बनता होता है वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की ही एग्जाम्पल है। रेनबो बनने के पीछे मेन प्रिंसिपल यही होता है कि बारिश के कतरे प्रिज्म का काम करते हैं।
जब बारिश हो रही हो और सूरज निकल आए तब भी रेनबो बन सकता है, या फिर अगर बारिश रुक जाए और फौरन से सूरज निकल आए, तो भी हवा में जो बारिश के कतरे मौजूद होते हैं उनसे रेनबो बन जाता है। वो बारिश के कतरे प्रिज्म का काम करते हैं। जब सूरज की रेज उन रेन ड्रॉप्स में से गुजरती हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाती हैं और उससे स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन हमें जो रेनबो नज़र आता है, ये सिर्फ एक बारिश के कतरे से नहीं बन रहा होता, बल्कि बहुत सारे बारिश के कतरे स्पेक्ट्रम बना रहे होते हैं, और हमें जो रेनबो नज़र आता है वो उन सारे स्पेक्ट्रम्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है। आगे है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, ये देखिए यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, ये दोनों ही लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम वो होते हैं जिनके अंदर गैप्स मौजूद होते हैं, यानी कलर्स कंटिन्यूअस नहीं होते, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और एक और बात की याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट्स से बनता होता है। When light emitted from electrically or thermally excited atoms is passed through prism, certain distinct lines separated by dark spaces are obtained. This is known as line spectrum. ये बात तो आपको पता ही है ना कि एटम्स को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाए तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो थर्मली एक्साइटेड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड भी हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो सकता है एनर्जी मिली हो, थर्मली यानी कि उनको हीट के जरिए एनर्जी मिली हो, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाते हैं। लेकिन वो हायर एनर्जी लेवल्स उनकी परमानेंट जगह नहीं होते, तो इसलिए जब वो वापस अपने एनर्जी लेवल्स में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एटम्स दोनों तरह से ही लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जब वो एनर्जी यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तब भी स्पेक्ट्रम बनता है, और जब वो हाई स्टेट से वापस आते हैं और एनर्जी या उस लाइट को रिलीज करते हैं तब भी स्पेक्ट्रम बनता है। A gas is excited by strongly heating or passing through electric discharge tube at low pressure. किसी गैस को हम कैसे एक्साइट कर सकते हैं? उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे या फिर उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारेंगे लो प्रेशर रख के, तो उसके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। Each element emit light of a specific wavelength, therefore the number of lines and the distance between them depends upon the nature of element. So line spectra is used as fingerprint for the identification of elements. हर एलिमेंट अपना खास लाइन स्पेक्ट्रम बनाता होता है, इसलिए हम लाइन स्पेक्ट्रम को एक एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए पहचान हो जाती है कि ये कौन सा एलिमेंट है। हर एलिमेंट के एटम्स एक ख़ास तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आते हैं तो उसी ख़ास तरह वाली एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। उस एनर्जी, उस लाइट की वेवलेंथ ख़ास होती है, इसलिए हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग बनता होता है। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये कार्बन का, नाइट्रोजन का, ये सोडियम का है। तो देखिए आप कि हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम ख़ास होता है। जैसे आप देखें, हाइड्रोजन के अंदर हमें 4 लाइंस शो हो रही हैं और ये एक ख़ास जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह से आप सोडियम के अंदर भी देखें, 2 येलो कलर की लाइंस मौजूद हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनकी एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी है और वो ख़ास एनर्जी लेवल्स के अंदर घूम रहे हैं। और उनका जो असली एनर्जी लेवल होता है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और एनर्जी लेने के बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं उसको हम E2 कहते होते हैं। E2 में से जब हम E1 माइनस कर दें तो इसका मतलब इतनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स ने ली थी, और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे तो इतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी करेंगे। अब लाइन स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। जब कोई एलिमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइट है, हमने इस लाइट को सोडियम में से पास किया ना, तो सोडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। सोडियम ने इस सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि सोडियम ने ख़ास तरह की 2 वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया। तो इसलिए यहाँ पे 2 ब्लैक लाइंस बन गई हैं जो सोडियम ने एब्जॉर्ब की हैं, और बाकी सारी वैसे की वैसे ही है।
एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है कि सारा बैकग्राउंड उसका ब्राइट होता है और उसके अंदर कुछ कुछ डार्क लाइंस होती हैं जो उस एलिमेंट में एब्जॉर्ब की होती हैं। और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है जब वो मटेरियल या जब वो एलिमेंट लाइट को इमिट करता है जो उसने पहले एब्जॉर्ब की होती है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम कहते हैं इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे सोडियम का इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होगा कि हमें सिर्फ 2 लाइंस नजर आएंगी येलो कलर की। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि हर एलिमेंट के इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दोनों कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। एक के अंदर जो लाइंस मिसिंग होती हैं ना, वो दूसरे के अंदर मौजूद होती हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर से जो उसने लाइंस एब्जॉर्ब की थी ना, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर वो हमें मिल जाती हैं दोबारा से। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर लिखा हुआ है कि सोडियम वेपर्स लैंप जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, मरकुरी वेपर्स लैंप होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब्स, हॉट सॉलिड्स या एलिमेंट्स, ये जो भी रेडिएशंस इमिट करती हैं ना, उन सब से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्योंकि इन सब के पास एनर्जी होती है और इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस पिक्चर में देख लें इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है कि एक हॉट गैस है, ये जो रेस को रिलीज कर रही है ना, जब उनको प्रिज्म में से हमने गुजारा तो हमें उससे इमिशन स्पेक्ट्रम मिला। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाई डेंसिटी हॉट मैटर है हमारे पास, यानी इसके पास एनर्जी है और कोल्ड गैस ने इसको एब्जॉर्ब किया। तो अब इसने कुछ कुछ रेस को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी रह गई हमारे पास। और ये जो भी स्पेक्ट्रम हमने देखे हैं ना, इन सबको हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एटम्स जिन रेस को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी वेवलेंथ सिर्फ वही होती है जो हमें आम आंख से नज़र आ सकती है, बल्कि उनकी वेवलेंथ ऐसे पोर्शन में भी होती है जिन वेवलेंथ्स को हम देख नहीं सकते। या सनलाइट से जो बनता होता है स्पेक्ट्रम, उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता कि सारी सिर्फ विजिबल लाइट ही मौजूद होती है, बल्कि हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आती है विजिबल लाइट 7 कलर्स, लेकिन असल में उसका स्पेक्ट्रम बड़ा होता है। इंफ्रारेड पोर्शन भी होता है, अल्ट्रा वायलेट पोर्शन भी होता है। अस्सलामुअलैकुम।